गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं या एग्रीकल्चरल लैंड है या कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत ओवर ईटिंग करने से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब कैसे हो रही है, ये सब के पीछे रीज़न क्या है, इन्हीं सब क्वेश्चंस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। और आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एसिड और बेस कहते किसे। तो अगर हम लोग यहां पे देखें, टेस्ट के अकॉर्डिंग पहले हम लोग बात करें, टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हम लोग एसिड को सॉर, खट्टा, और बेसेस जो होते हैं, बेस जो होता है ये टेस्ट में कैसे होते हैं, तो बिटर, कड़वा। मीन्स टेस्ट के आधार पे हम लोग डिफरेंस देखना चाहें या देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉवर यानी खट्टा होता है और बेस का जो टेस्ट होता है वह बिटर होता है, मीन्स कड़वा होता है। एक डिफरेंस तो हम लोगों ने ये देख लिया। दूसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं लिटमस पेपर, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर, वह लिटमस पेपर एक्चुअली में इंडिकेट करता है बाय चेंजिंग इट्स कलर, अपना कलर चेंज करके लिटमस पेपर यह इंडिकेट करता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाय यूजिंग लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर में अगर कोई सॉल्यूशन एसिड होता है तो एसिड जो है वह लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में टर्न कर देता है, ब्लू से रेड में टर्न कर देता है। और बेसेस की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी बेस होते हैं वह लिटमस पेपर जो है वो रेड से ब्लू कर देता है। मीन्स लिटमस पेपर का कलर एसिड अगर है सॉल्यूशन में तो वो ब्लू से रेड में टर्न कर देगा, और अगर लिटमस पेपर अगर बेस है सॉल्यूशन में तो वह रेड से ब्लू कर देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एसिड किसे कहते हैं, तो एसिड टेस्ट में सॉवर मतलब खट्टे होते हैं और बेस टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं। लिटमस पेपर के आधार पर भी एसिड को हम लोगों ने देखा कि वैसे सॉल्यूशन जो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड टर्न कर देते हैं, बदल देते हैं, उसे हम लोग एसिड कहते हैं, और बेस उसे कहते हैं जो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि इंडिकेटर किसे कहते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर मीन्स व्हाट, तो इंडिकेटर इज द सब्सटेंस which indicates whether a solution is a acid or base। मीन्स इंडिकेटर जो है वह इंडिकेट करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है बाय चेंजिंग इट्स कलर और ऑर्डर। मीन्स अपना कलर चेंज करके या फिर अपना जो गंध है, ऑर्डर कहते हैं, वो चेंज करके। मीन्स इंडिकेटर क्या करता है, तो इंडिकेटर इंडिकेट करता है क्या, कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है। कैसे, तो बाय चेंजिंग इट्स कलर और ऑर्डर। इंडिकेटर इंडिकेट करता है अपना कलर चेंज करके या फिर अपना गंध चेंज करके। जो अपने गंध चेंज करके जो इंडिकेट करते हैं उसे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से भी जानते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कुछ एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वैनिला हम लोग देख सकते हैं,
आप देख सकते हैं वैनिला या फिर ऑनियन या फिर क्लोव्स। These are some indicators which turns their smell और odor। ये वो इंडिकेटर हैं जो अपने गंध को चेंज करके यह बताते हैं कि वह एसिड है या बेस है। ध्यान रखेंगे, एसिड का जो गंध होता है वह बहुत पंजेंट होता है, मीन्स बहुत तीखा होता है, और बेस का अगर हम लोग गंध की बात करें तो वो ऑर्डरलेस होता है। तो इस तरह से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं वो हम लोगों को इंडिकेट कर देते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। नेक्स्ट अगर हम लोग वैसे इंडिकेटर की बात करें जो अपना कलर चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेस, तो यहाँ पे हम लोग मेनली दो तरह के इंडिकेटर को देखेंगे। एक को हम लोग कह सकते हैं मैन मेड या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बोलिए या मैन मेड बोलिए, मीन्स वो इंडिकेटर जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा लेबोरेटरी में तैयार किया गया है टू शो वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो आर्टिफिशियल में यहाँ पे दो इंडिकेटर्स मेनली हम लोगों को देखने हैं। एक तो देखना है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये एक्चुअली में ऑरेंज कलर का होता है इसलिए इसका नाम ही है मिथाइल ऑरेंज। और एक और देखना है फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन क्या होता है? फिनोल्फथैलीन LEIN। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन क्या होता है? ये वो इंडिकेटर्स हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, और इसका भी यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा बाय चेंजिंग इट्स कलर। नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे घर में जो यूज़ होते हैं बहुत सारा वेजिटेबल्स के तौर पे या मसाले के तौर पे, उन सब का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि टर्मरिक हो गया, जैसे कि रेड कैबेज जो आप लोग ने देखा होगा, रेड कैबेज मीन्स लाल पत्ता गोभी, वो एक्चुअली में लाल तो नहीं होता है। हाइड्रेंजिया जो एक फ्लावर है, पेटूनिया हो गया, और जेरानियम। तो ये सब वो इंडिकेटर्स हैं जो अपना कलर चेंज करके और नेचुरली इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? अब तक हम लोगों ने देखा कि एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। तो एसिड का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, बेस का टेस्ट जो होता है वह कड़वा होता है। ध्यान रखेंगे, लिटमस पेपर की बात करें तो जब लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं तो लिटमस पेपर को एसिड जो है वह ब्लू से रेड कलर में टर्न कर देता है, और बेस जो है वह रेड से ब्लू कलर में टर्न कर देता है। तो ये हम लोगों को पता कैसे चलता है? तो इसके लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, और ये जो इंडिकेटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपना कलर चेंज करके बता देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना ऑर्डर चेंज करके, ऑर्डर मीन्स गंध चेंज करके बता देते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है वह एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ पे ऑर्डर वाला में हम लोग कुछ एग्जांपल्स हमने लिखा था, जैसे कि वैनिला हो गया जो फ्लावर है, ऑनियन जो हो गया, या क्लोव्स मीन्स लौंग जिसे कहते हैं क्लोव्स, वो। उसी तरह से हम लोगों ने लिखा था कि कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जो एक्चुअली में अपना कलर चेंज करके और ये बता देते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। उसमें आर्टिफिशियल में हम लोगों ने देखा था मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फथैलीन, जबकि नेचुरल में बहुत सारा हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि टर्मरिक हो गया, जैसे कि पेटूनिया, जेरानियम, रेड कैबेज, ये सब बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एसिड, बेस और इंडिकेटर्स को समझा। आइए अगला नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, मीन्स किस नेचर के होते हैं, एसिड के ऑक्साइड्स और बेसिस के ऑक्साइड। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, ऑक्साइड्स क्या होते हैं।
ध्यान रखना है, जब भी एलिमेंट स्पेशली मेटल या नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तब वे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स यहाँ पे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो व्हेन एलिमेंट और मेटल, वी कैन से मेटल एंड नॉन मेटल, ये जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, कम्स into the contact, sorry, in the contact of oxygen, ऑक्साइड फॉर्म्स, ऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं दोनों ही ऑक्साइड बनाते हैं। तो हम लोग को समझना है कि मेटल और नॉन मेटल किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में थोड़ा अंतर यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो ऑक्साइड को दो कैटेगरी में लोग डिवाइड करते हैं, कुछ को हम लोग कह देते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, जबकि एक को हम लोग कह देते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में बेसिक अंतर यही है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वे हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मीन्स इनका पीएच वैल्यू जो होगा वो हमेशा मोर देन 7 होगा, 7 से ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू। ये पीएच वैल्यू क्या होता है अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वह बेसिक नेचर का होता है। मीन्स कि वो हमेशा जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो OH माइनस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। साथ ही साथ मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम लोग लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो वह लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कलर में टर्न कर देता है, लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कलर में टर्न कर देता है। अब देखते हैं थोड़ा नॉन मेटेलिक में क्या होता है। तो नॉन मेटेलिक के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वे सभी एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। मीन्स जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं सभी का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अभी पीएच वैल्यू क्या है आगे क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हमेशा H+ आयन रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। साथ ही साथ जब लिटमस पेपर के द्वारा जब चेक किया जाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को तो ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड में जैसे आ जाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड। तो ये सब कुछ वैसे एग्जाम्पल हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ एसिडिक में अगर कुछ बात करें एग्जाम्पल की तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड सॉरी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब वे कंपाउंड्स हैं जो नॉन मेटेलिक हैं और एसिडिक इन नेचर है। मीन्स अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी हम लोग एलिमेंट को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं या एलिमेंट स्पेशली मेटल और नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑक्साइड बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों ने देखा कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वह बेसिक नेचर के होते हैं, साथ ही एसिडिक साथ ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वह एसिडिक नेचर के होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा वाटर में जब भी घुलेंगे, जल में जब भी घुलेंगे तो वो हमेशा हाइड्रोक्साइड OH- आयन रिलीज करते हैं, जबकि एसिडिक नेचर वाले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो जब भी डिसॉल्व किए जाएंगे वाटर में तो वो H+ आयन देंगे। आप लोग देख सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कलर में टर्न कर देते हैं,
जिससे हम लोग को पता चलता है कि वो एक्चुअली में उनका नेचर जो है वह बेसिक है। जबकि एसिडिक नेचर वाले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें तो ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में टर्न कर देते हैं। और लिटमस पेपर में हमेशा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के जो पीएच वैल्यू होंगे वो 7 से नीचे ही होगा। ये पीएच क्या होता है? तो पीएच का मतलब ही होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो यह एक स्केल है। पीएच वैल्यू एक स्केल है। सपोज ये एक स्केल है जो स्टार्ट होता है 1 से और ख़त्म होता है 14 पे। स्टार्ट होता है 1 से और ख़त्म होता है 14 पे, और बीच में यहाँ पे एग्जैक्ट एक बीचों बीच पॉइंट है जो 7 वैल्यू 7 को दिखाता है। और ये डिस्टिल्ड वाटर का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है। 7 के नीचे जितने भी ऑक्साइड होते हैं या जितने भी एलिमेंट का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वे एक्चुअली में एसिडिक नेचर के कहलाते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जबकि 7 से ज़्यादा जितना भी होते हैं सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 से 14 तक जाते जाते एसिडिक नेचर जो है वह कम होते जाता है। 1 to 14 अगर हम लोग बढ़ें तो एसिडिक नेचर कम होता जाता है और बेसिक नेचर बढ़ते जाता है। मीन्स अम्लीय गुण जो है वह कम होते जाता है और क्षारीय गुण बढ़ते जाता है। उसी तरह से जब हम लोग 14 से 1 की ओर मूव करते हैं तो बेसिक नेचर घटते जाता है, क्षारीय नेचर जो होता है वह घटते जाता है और एसिडिक नेचर बढ़ते जाता है। तो पीएच वैल्यू क्या है इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जितने भी एसिड होते हैं उनका क्या प्रॉपर्टीज है। तो जितने भी एसिड होते हैं, ऑल एसिड्स, इनका क्या प्रॉपर्टीज है। तो ध्यान रखना है जितने भी एसिड होते हैं उनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। मीन्स एक ही जैसा प्रॉपर्टीज होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी एसिड हैं उनको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए या उनका एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में जब डिसॉल्व किया जाता है तो एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा आपको H+ आयन ही रिलीज करके देगा, H+ आयन। और इसी आयन की वजह से जितने भी एसिड हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन आपको H+ आयन रिलीज करके देता है। यही वजह है कि ऑल एसिड्स इन एक्वस मीडियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट क्या कंडक्ट करते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना है जितने भी एसिड होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, और जितने भी एसिड हैं सभी का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वह H+ आयन देता है, और इसी आयन की वजह से वे आसानी से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स अगर हम लोग किसी बीकर में एसिड ले लें या किसी बीकर में वाटर लें, उसमें थोड़ा एसिड मिला दें तो वहाँ से H+ आयन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग एक पूरा लूप बनाएं वायर का जिसमें स्विच हो, बल्ब हो और अलग अलग तरह का बैटरी भी हो, तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जब हम लोग वायर को एसिड वाले सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो आसानी से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रहा है, मीन्स बल्ब जल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जितने एसिड होते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब एक एसिड की हम लोग बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे HCl की अगर हम लोग बात करें, ये वही एसिड है जो हमारे पेट में मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर HCl की बात करें तो HCl जो होता है, अभी जैसा कि हमने बोला कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो HCl भी है वो अपने
जब भी इसका सॉल्यूशन हम लोग रेडी करेंगे या एक्वस सॉल्यूशन जब हम लोग बनाएंगे तो ये H+ आयन रिलीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब HCl जो है वो प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब वाटर होगा तभी H+ आयन रिलीज करेगा। अगर HCl की बात करें तो वाटर अगर हम लोग नहीं लेते हैं या इसका सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तब यह H+ आयन रिलीज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, एसिड होते हैं, उनके सॉल्यूशन H+ आयन रिलीज करते हैं, इसलिए कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स यूं ही सिर्फ एसिड को ले लिया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो बुक में दिया गया है वह है कि जब ग्लूकोज की बात करें या अल्कोहल की बात करें, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है कुछ कुछ, जैसे ग्लूकोज हो गया या ग्लूकोज की बात करें या फिर अल्कोहल की बात करें, तो ये वैसे कंपाउंड हैं जो एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो सॉल्यूशन होते हैं या एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें H+ आयन रिलीज नहीं होता है। अब H+ आयन रिलीज नहीं होता है इसलिए ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखना है। उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन है वो H+ आयन रिलीज करता है, और ये जो H+ आयन है ये वापस से H+ आयन जो है ये वापस से H2O से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। मीन्स H3O+, इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ध्यान रखना है। अब तक हम लोगों ने एसिड के बारे में बहुत कुछ देखा, और जिस तरह से एसिड के बारे में हम लोगों ने बढ़ा है या पढ़ा है अब तक, सेम उसी तर्ज पे अब आइए देखते हैं कि बेसिस के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और बेस में भी अल्कली किसे कहते हैं। ये सब कुछ हम लोगों को देखना है नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए देखते हैं बेस क्या होता है और अल्कली क्या होता है। बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो बेस किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है कि एसिड जिस तरह से H+ आयन रिलीज करते हैं, बेसिस उसी तरह से OH- आयन रिलीज करते हैं। और जितने भी बेस हैं वो सब वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, तो उन्हें हम लोग अल्कली कह देते हैं। मीन्स बेस जो होते हैं वे बेस जो एक्चुअली में सॉल्यूबल होते हैं, किसमें, तो वाटर में, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, तो उन्हें हम लोग अल्कली कहते हैं। अल्कली। अगर हम लोग यहाँ पे विन डायग्राम से समझने का थोड़ा प्रयास करें तो अगर ये पूरा विन डायग्राम सपोज दिखा रहा है बेस को, तो बेस मीन्स यहाँ इसके अंदर जितने भी आएंगे वो सभी बेस के अंतर्गत आएंगे, और इन्हीं में से कुछ बेसेस होंगे जो वाटर में सॉल्यूबल होंगे, वो अल्कली के अंतर्गत आएंगे। मीन्स जितने भी अल्कली हैं वे सब कहीं ना कहीं बेस हैं, लेकिन जितने भी बेस हैं वे सब अल्कली नहीं हैं। मीन्स बेस किसे कहते हैं, तो जो सॉल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में, और अल्कली जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ध्यान रखना है पहला चीज़। दूसरा, हम लोग जितने भी बेस की बात कर रहे हैं तो उनका जो प्रोसेस होता है, अब जो बेस सॉल्यूबल हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ या अल्कली की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो अल्कली जो आराम से घुल जाते हैं वाटर में, तो वह जो प्रोसेस होता है वह बहुत ज़्यादा ही एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। वह बहुत ज़्यादा ही एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। एक्सोथर्मिक नेचर बोल लें या एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल लें, या एक्सोथर्मिक मीन्स क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे एक्सो मतलब होता है
बाहर या आउटसाइड, और थर्म मतलब होता है हीट। मीन्स जब भी हम लोग एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं या पानी को एसिड या बेस में मिलाएंगे तो वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। मीन्स सपोज ये कोई वेसल है हमारे पास जिसमें बेस है और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं वाटर। दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, ये एक वेसल है जिसमें बेस है, जिसमें वाटर है, और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं कोई अल्कली। ये बी कंडीशन है। वाटर इसमें ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट वाले कंडीशन में ध्यान रखेंगे हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं किसमें, तो अल्कली में। और सेकेंड वाला कंडीशन में कि अल्कली या फिर इसको कह सकते हैं आप लोग एसिड में भी यही होता है सेम, एसिड हम लोग ऐड कर दे रहे हैं किसमें, तो वाटर में। यहाँ पे भी हम लोग अल्कली बोल रहे हैं या फिर एसिड बोल रहे हैं। तो वाटर जो ऐड करेंगे एसिड में या अल्कली में, तो ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, ये एक्चुअली गलत तरीका है। मीन्स हम लोगों ने देखा कि बेस या एसिड को जो हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, जो पानी में घोलते हैं, वो काफ़ी एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है उससे। तो ये जो तरीका है वो गलत है। मीन्स हम लोगों को हमेशा अल्कली या एसिड जो है उसको पानी में धीरे धीरे करके मिलाना चाहिए और रेगुलरली शेक करते रहना चाहिए, मिलाते रहना चाहिए। तो ये जो तरीका है, ये जो सिस्टम है, ये सही तरीका है। ध्यान रखना है कि हम लोगों को हमेशा एसिड या अल्कली में वाटर नहीं मिलाना चाहिए। हमेशा हम लोगों को अल्कली या एसिड को वाटर में धीरे धीरे से मिलाना चाहिए। वाटर को कभी भी एसिड या अल्कली में नहीं मिलाना चाहिए। हम लोगों को हमेशा अल्कली या एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए और उसे रेगुलरली शेक या मिलाते भी जाना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना है। साथ ही जब हम लोग एसिड को या अल्कली को जब वाटर में डिज़ोल्व कर रहे होंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है डिज़ोल्व करने पर, जो कंसंट्रेशन होता है किस चीज़ का, तो H+ आयन या OH- आयन कंसंट्रेशन होता है आयंस का, वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, तो डिक्रीज होते जाते हैं या कम होते जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा बेस क्या होते हैं। तो बेस वैसे सॉल्यूशन या वैसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने पे या घोलने पे OH- रिलीज करते हैं आयन के तौर पे। हर एक बेस, मतलब जितने भी बेस होते हैं वे सभी वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। कुछ बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और वैसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हैं, आसानी से वाटर में घुल जाते हैं, उन्हें ही हम लोग अल्कली कह देते हैं। तो अल्कली या बेस जो है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी का ही डिफरेंस है। जो सॉल्यूबल होंगे उन्हें अल्कली कहते हैं, जो सॉल्यूबल नहीं होते हैं उसे बेस कहते हैं। जितने भी अल्कली हैं सभी को बेस कह सकते हैं, लेकिन जितने भी बेस हैं सभी को अल्कली नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात कि जो प्रोसेस होता है डिज़ोल्विंग का, वो काफ़ी एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। मीन्स ऊष्माक्षेपी होता है। मीन्स जब भी हम लोग घोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। यही वजह है कि हम लोगों को हमेशा अल्कली या एसिड को धीरे धीरे वाटर में डिज़ोल्व करना चाहिए और उसे कंटिन्यूअसली मिलाते जाना चाहिए, न कि एसिड या अल्कली में वाटर ऐड करना चाहिए। ये गलत तरीका है। इससे सीवियर बर्निंग भी हो सकती है हाथ में, या ये जो वेसल है वह क्रैक भी हो सकता है। तो ये सब कुछ इंसिडेंट हो सकते हैं। यही वजह है कि हमेशा ये प्रोसेस अपनाना चाहिए। मीन्स वाटर में ऐड करना चाहिए एसिड या अल्कली। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी हम लोग बेस को या एसिड को जब घोलते हैं पानी में,
तो उनका आयंस जो है, आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, घटते जाता है पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाएंगी, वैसे वैसे आयंस का जो कंसंट्रेशन है वह कम होता जाएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, वह है यूनिवर्सल इंडिकेशन क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है एक्चुअली। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ध्यान रखना, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो हैं वो भी इंडिकेट करते हैं बाय चेंजिंग इट्स कलर। अभी हम लोगों ने जैसे देखा था कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिलीज होते हैं जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनसे, या जितने भी एसिड होते हैं उनसे हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। और जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर में डिसॉल्व करने के साथ साथ ही उनका जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली घटते जाता है या कम होते जाता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स अलग अलग कंसंट्रेशन, जो हाइड्रोजन का अलग अलग कंसंट्रेशन लेवल होता है उस पे अपना अलग अलग कलर शो करते हैं और बताते हैं कि वह एक्चुअली में अभी कितना एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो एक्चुअली में शो करता है डिफरेंट कलर, शो करता है डिफरेंट कलर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वह डिफरेंट कलर शो करता है। कब, तो एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मीन्स H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन की बात करें, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग होने की वजह से अलग अलग कलर शो करता है। मीन्स यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या करता है, शोज डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। किसमें, तो इन सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे वेरी करता है उसी तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर भी वेरी करता है। अब यहाँ पे एक बात आता है पीएच स्केल। अभी जो मैंने हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होता है और इस नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते थे उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता था। तो ये पीएच स्केल होता क्या है और ये क्या मेजर करता है, तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना पीएच का मतलब क्या है। पीएच में स्टैंड्स फॉर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये जो वर्ड है पोटेंज, ये जो वर्ड है पोटेंज, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। जिसका मतलब क्या होता है, पावर। पीएच स्केल में पीएच का फुल फॉर्म क्या है, तो पीएच मीन्स पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच मीन्स पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। यह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। मीन्स सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कितना पावर है या कितना कंसंट्रेशन है उसी को शो करता था यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच स्केल भी वही चीज़ शो करता है। तो इस पीएच स्केल का रेंज कितना होता है, इसकी अगर रेंज की हम लोग बात करें तो पीएच स्केल का रेंज जो होता है वो 1 से लेकर के 14 तक होता है। जैसे नॉर्मल स्केल जो रूलर हम लोग यूज़ करते हैं स्कूल में, उसमें जनरली 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर 30 सेंटीमीटर तक रहता है बड़ा वाला जो स्केल है। या छोटा वाला स्केल में देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक ही रहता है। वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्केल का। यहाँ पे जो पीएच वैल्यू का जो स्केल होगा या पीएच स्केल जो होगा उसका रेंज होता है 1 से लेकर के 14 तक, जिसमें से ये 1 से लेकर के 7 तक और फिर 7 से लेकर के 14 तक। मीन्स ये जो रेंज है ये दिखाता है एसिडिक नेचर का,
और ये जो रेंज है ये दिखाता है बेसिक नेचर को। ध्यान रखना है 7 जो है 7 से जैसे हम लोग कम होते जाएंगे 6 5 4 3 2 वैसे वैसे एसिडिक नेचर जो है वह बढ़ते जाएगा। सेम जैसे ही 7 से आगे बढ़ेंगे 7 से आगे बढ़ेंगे 8 9 10 11 तो वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा। मीन्स 14 से 7 तक या 1 से 7 तक अगर आए तो इधर से अगर आए तो बेसिक नेचर घटते जाएगा, इधर से अगर जाएं तो एसिडिक नेचर घटते जाएगा। मीन्स 7 के जितना करीब होगा सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन अगर एग्जैक्ट वो पीएच वैल्यू 7 दिखा रहा है तो समझ जाना है वो न तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो पीएच वैल्यू होता है, जो पीएच वैल्यू होता है, जो भी होता है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, तो H प्लस आयन के। मतलब इसका मतलब हुआ कि पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन उतने कम होंगे। मीन्स पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, पीएच वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि 13 है, या अगर हम लोग देखें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच वैल्यू होता है सपोज 10 तो पीएच वैल्यू इसका 10 है, या हम जो ब्लड की बात करें जिसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है तो ये दोनों ही बेसिक नेचर के हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 ये भी बेसिक नेचर का है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच वैल्यू 10 होता है ये भी बेसिक वैल्यू का है। पर इन दोनों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों में कंपैरेटिवली दोनों तो बेस ही है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि इन दोनों में एसिडिक नेचर का कौन हो सकता है, कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, तो ब्लड जो होगा वो एसिडिक नेचर का यहाँ पे दिखेगा या शो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा H प्लस आयन का वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। जब पीएच वैल्यू अगर हम लोग अच्छे से समझ गए हैं तो अगला टॉपिक जो देखेंगे कि पीएच वैल्यू का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे जनरल लाइफ में। मीन्स अब तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर उसे कहते हैं जो अलग अलग हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करते हुए यह बताता है कि उसका एक्चुअली में पीएच वैल्यू कितना है। मीन्स जो एसिडिक होंगे उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, और जो बेसिक होंगे उनका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। और जो एग्जैक्ट डिस्टिल वाटर की जैसे हम लोग बात करें तो वो जो एग्जैक्ट जो प्योर वाटर होता है या कह सकते हैं आसूत जल जिसे कहते हैं, तो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। मीन्स वो न तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। ये एसिडिक और बेसिक हम लोग मेज़र कौन से स्केल से करते हैं, तो पीएच स्केल से हम लोग मेज़र किया जाता है इसे। और पीएच में यहाँ पे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। पावर मतलब किसका पावर, तो यहाँ पे बात करी जा रही है H प्लस आयन की पावर। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ हम लोगों ने देखा था कि 1 से 14 तक जैसे हम लोग जाते हैं एसिडिक नेचर बढ़ता है, और 14 से जैसे ही 1 तक आते हैं बेसिक नेचर बढ़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे H प्लस आयन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे H प्लस आयन एक भी नहीं है, ऐसा नहीं है। H प्लस आयन होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है पीएच वैल्यू का हमारे लाइफ पे और बाकी सब चीज़ों पे। इफेक्ट ऑफ पीएच, तो पीएच वैल्यू का एक्चुअली इफेक्ट क्या पड़ता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, उन सब पे पीएच का क्या वैल्यू है या क्या इफेक्ट पड़ता है वो आइए चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पीएच वैल्यू। इफेक्ट ऑफ पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू का इफेक्ट जनरली हम लोग देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है
और एसिड रेन क्या होता है? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे सभी सरवाइव करते हैं, एक निश्चित रेंज होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी होते हैं वे सब सरवाइव करते हैं एक नैरो रेंज ऑफ पीएच वैल्यू पे, एक नैरो रेंज ऑफ पीएच वैल्यू का एक नैरो रेंज में ही वे सरवाइव कर पाते हैं। मीन्स जरा भी पीएच बढ़ता है या घटता है तो डेथ का कारण भी बन सकता है। जैसे अगर हम लोग खुद अपनी बात करें तो हमारा बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी जो होता है, तो ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू का जो रेंज होता है, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इनका जो पीएच वैल्यू का जो रेंज होता है वो एक्चुअली 7 to 7.8 होता है। पीएच वैल्यू 7 से 7.8 तक होता है। हम लोगों ने देखा कि जो पीएच वैल्यू होता है वो एक्चुअली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में ही सर्वाइव कर पाते हैं। अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा या कम होता है तो उनके डेथ का भी कारण हो सकता है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सर्वाइव कर सकता है एक नैरो रेंज में जो 7 से लेकर के 7.8 है। मीन्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लाइटली बेसिक नेचर है, स्लाइटली बेसिक फॉर्म में ही सर्वाइव कर पाते हैं। हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड का एक्चुअली पीएच वैल्यू होता है 7.4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी पीएच वैल्यू, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का जो वैल्यू होता है या पीएच वैल्यू जो होता है वो 5.6 से कम होता है, जब भी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है तब क्या होता है कि जो एसिड, जो बारिश होती है, मीन्स ध्यान से समझना है इसको, पीएच वैल्यू कम हो रहा है मीन्स एसिडिक हो रहा है। एसिडिक हो रहा है मीन्स अभी हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले कि जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उन सभी का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब भी हम लोग कोई रेसिड्यू, मीन्स जो खेती बाड़ी करने के बाद जो डंठल बच जाता है उसको जलाने से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी किस नेचर की होती है? तो एसिडिक नेचर की होती है। और जब ये बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होती हैं और एटमॉस्फेयर में जाके तैरते रहती हैं, तो जैसे ही बारिश होता है तो बारिश की बूंदें एकदम प्योर होती हैं, लेकिन वे जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं क्या होता है कि वे सभी गैसेस जो हैं, एसिडिक नेचर वाली जो गैसेस हैं वो एसिड रेन में, वो रेन वाटर में मिक्स हो जाती हैं। और वो जो रेन वाटर में मिक्स होती है उसके वजह से रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। और वो अगर 5.6 से कम हो गया, पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाता है तब हम लोग उसे कहते हैं एसिड रेन। तब हम लोग क्या कह देते हैं? वैसे रेन वाटर को हम लोग क्या बोल देते हैं? एसिड रेन। एसिड रेन। और ये जो एसिड रेन होता है, ध्यान रखना है, इससे बहुत से एक्वेटिक लाइफ या एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वे प्रभावित होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स बोलें या एक्वेटिक लाइफ बोलें, ये प्रभावित होते हैं। मीन्स जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नैरो रेंज ऑफ पीएच में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो जब एसिड रेन होता है, और एसिड रेन, ये जो बारिश का पानी है वो तो टेरेस्ट्री में भी, मीन्स कि स्थल में भी पड़ेगा और नदियों में, झीलों में, तालाबों में भी पड़ेगा। तो जब ये नदी, झील या तालाब में ये बारिश का पानी या जिसको एसिड रेन कह रहे हैं वो वाटर जैसे ही मिक्स होता है तो वो वाटर बॉडीज़ का जो पीएच वैल्यू होता है, वाटर बॉडीज़ का जो पीएच वैल्यू होता है उसको कम कर देता है। वाटर बॉडीज़ जितने भी होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू होता है
वो उसको घटा देता है या कम कर देता है। अब पीएच वैल्यू कम करने या घटा देने से क्या होता है कि जितने भी एक्वेटिक लाइफ होते हैं वे खतरे में पड़ जाते हैं। क्या केवल एक्वेटिक लाइफ को भी प्रभावित करता है? तो नहीं, एसिड रेन जो है वो क्रॉप्स को भी प्रभावित करता है। कैसे? तो ध्यान रखेंगे, एसिड रेन जब भी होता है तो ये जो सॉइल है, सॉइल का भी नेचर क्या कर देता है? एसिडिक कर देता है। सॉइल भी जो है वो एसिडिक नेचर में चेंज हो जाता है, और सॉइल जैसे ही एसिडिक नेचर में चेंज हो जाता है तो इससे प्रोडक्शन क्या होता है? घट जाता है। प्रोडक्शन क्या होता है? तो कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहला तो हो गया कि नदी, झील, तालाब कैसे इफेक्ट होता है एसिड रेन से, अफेक्ट होता है एसिड रेन से। दूसरा हम लोगों ने देखा कि मिट्टी कैसे अफेक्ट होता है एसिड रेन से। और तीसरा हम लोगों को देखना है कि जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा ताजमहल, तो वो जो ताजमहल है वो संगमरमर का बना था। तो जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं वे सभी एसिड रेन की वजह से क्या होता है? रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे ताजमहल जो हम लोगों ने देखा वो संगमरमर से बना है, मीन्स संगमरमर मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। तो जब भी एसिड रेन होता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट होने की वजह से डिग्रेड होते चला गया है। तो जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वे क्या होते हैं? तो रिएक्ट करते हैं और उसके बाद डिग्रेड हो जाते हैं, मीन्स वो देखने में अजीब हो जाते हैं। मीन्स पहले आप देख सकते हैं ताजमहल पहले एकदम वाइट दिखता था और अभी आप देख सकते हैं अंतर कितना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो पीएच वैल्यू है इसका हमारे लाइफ पे या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफ पे क्या असर पड़ता है। एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा है इफेक्ट ऑफ पीएच वैल्यू, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सभी एक फिक्स रेंज ऑफ पीएच वैल्यू में ही सर्वाइव कर पाते हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग खुद भी एक फिक्स रेंज है 7 to 7.8 तक में ही सर्वाइव करते हैं। अगर ये पीएच वैल्यू ज़्यादा या कम होता है तो डेथ का कारण बन सकता है। उसी तरह से देखे थे हम लोग जितने भी गैसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में हैं, एसिडिक नेचर के जो गैसेस हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो गैसेस हैं वो जब वाटर, रेन वाटर के में मिक्स हो जाते हैं, बारिश के पानी में जब मिक्स हो जाते हैं तो वे बारिश के पानी को भी एसिडिक बना देते हैं। और जब वह बारिश का पानी हमारे नदियों, तालाबों में, खेतों में या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जब पड़ता है तो उसका बहुत नेगेटिव असर देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एसिड रेन जो होता है उसका एक जो पीएच वैल्यू जो निकाला गया है साइंटिस्ट्स के द्वारा, वो बताया गया है कि 5.6 से ही कम होगा तभी। ध्यान रखना है हमारे बॉडी में भी जो सबसे मजबूत या कठोर चीज़ है वो है इनेमल, दांतों का इनेमल, और वो भी डिग्रेड होने लगता है 5.5 या 4 पीएच वैल्यू जैसे ही कम होता है वो भी डिग्रेड होने लगता है। तो पीएच वैल्यू क्या हमारे लाइफ पे या बाकी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या असर पड़ता है वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है नॉर्मल जो साधारण नमक है उससे हम लोग कौन कौन से अलग अलग और नए नए कंपोनेंट बना सकते हैं। चलिए, तो इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में पीएच का क्या असर पड़ता है। मीन्स ह्यूमन बॉडी की बात करें और बॉडी, तो इसमें जनरली हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, दो चीज़ें देखेंगे। एक तो देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। मीन्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग ज़्यादा ऑयली फूड या ज़्यादा मसाला वाला फूड खा लेते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पेट में जो HCl रिलीज़ होता है वह बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है, और इसके वजह से हम लोगों को क्या होता है, जब टू मच HCl हमारे पेट में रहता है, रिलीज़ होता है, तो इसके वजह से हम लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन और पेन महसूस होता है। तो इसके वजह से अपने को पेन और इरिटेशन महसूस होता है।
और इसी सिचुएशन से बचने के लिए तब हम लोगों को क्या यूज़ करना होता है, तो एंटासिड का यूज़ करना पड़ता है। और इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या होता है, तो एंटासिड एक माइल्ड बेस होता है और यहाँ पे हम लोग एंटासिड के तौर पर एक माइल्ड बेस यूज़ करते हैं और जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह लें या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह लें या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पीएच वैल्यू की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू होता है 10। पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 10। हम लोगों ने क्या देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या असर पड़ता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हम लोग कुछ मसालेदार या टू मच ऑयली फूड खा लेते हैं तो हमारे पेट में जो HCl है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है और इस वजह से हम लोगों को कुछ पेन या अनकंफर्टेबल या इरिटेशन महसूस होता है। और इस सिचुएशन से हम लोग ओवरकम करने के लिए इस सिचुएशन को हम लोग माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉमनली हम लोग क्या कह देते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 10 होता है। पहला सिचुएशन ये। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे दांत होते हैं, जो टूथ में जो इनेमल होते हैं, इनेमल, इस पे क्या असर पड़ता है, टूथ के इनेमल पे क्या असर पड़ता है। तो ध्यान रखना है, टूथ का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है और उसके ऊपर एक लेयर होता है, किस चीज़ का, तो कैल्शियम फॉस्फेट का। मैंने क्या बोला कि टूथ इनेमल पे में कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है इसके ऊपर एक लेयर होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का। तो ध्यान रखना है, कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ पर जो लेयर है, ये लेयर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। टूथ इनेमल, जो दांतों में का जो टूथ इनेमल होता है उसमें एक कैल्शियम, वह कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है और इस पर एक लेयर होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ध्यान रखेंगे, यह पानी में, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू की बात करें, अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है, अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो इनेमल है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पीएच वैल्यू का पहला तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या असर पड़ता है, दूसरा दांतों के इनेमल पे क्या असर पड़ता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो इनेमल होता है यह हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो टूथ इनेमल होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जिसके ऊपर एक कैल्शियम फॉस्फेट का लेयर होता है, या समटाइम्स कह दिया जाता है कि ये जो इनेमल है इसमें यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, नहीं घुलता है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है तो इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। और फिर इस तरह से क्या होता है कि जनरली दांत खराब होने लगते हैं और फिर वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, तो इनेमल, टूथ इनेमल। तो इस तरह से हम लोगों ने पीएच वैल्यू का इफेक्ट देखा हमारे बॉडी पे, खुद के बॉडी पे क्या होता है। और अब एक टॉपिक देखेंगे हम लोग कि जो हम लोग साधारण नमक यूज़ करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग कॉमन सॉल्ट जो यूज़ करते हैं, वह कॉमन सॉल्ट बहुत से अलग अलग कंपाउंड के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो आइए देखते हैं कि NaCl जो है वह किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो कॉमन सॉल्ट जो होता है,
वह रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। किसके लिए? तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे जो कॉमन सॉल्ट हम लोगों जो दिन प्रतिदिन यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए, तो ये जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये एक्चुअली में रॉ मटेरियल का काम करता है। रॉ मटेरियल का काम करता है। किसके लिए? तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो कास्टिक सोडा जो बनाते हैं, कास्टिक सोडा, इसको हम लोग को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल का जो यूज़ करेंगे वो होगा NaCl। उसी तरह से जो बेकिंग सोडा हम लोग बनाते हैं, बेकिंग सोडा, इसके लिए भी हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो NaCl का ही यूज़ करेंगे। या फिर हम लोग कह लें वॉशिंग सोडा जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसको भी बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? तो NaCl का ही यूज़ करेंगे। एक चीज़ और है, वह है ब्लीचिंग पाउडर, मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, मीन्स जो नॉर्मल NaCl जो होता है वह एज ए रॉ मटेरियल काम करता है टू फॉर्म कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसे ही हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, और एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो NaOH। उसी तरह से बेकिंग सोडा की अगर हम लोग बात करें तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोले या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी तरह से वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये हो जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। तो ये जो हो गया ये वॉशिंग सोडा। और लास्टली ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें भी हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं, मीन्स कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका नाम है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट का यूज़ हम लोग एज ए रॉ मटेरियल कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा हो गया, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, जैसे कि वॉशिंग सोडा हो गया, और ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअली कौन कौन सा रिएक्शन होता है और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, चलिए आइए वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को देखना है वो है कि NaCl का यूज़ या NaCl को हम लोग कैसे एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। तो NaCl को जैसे ही हम लोग उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को ही हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसे ब्राइन कहा जाता है। NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे ही हम लोग ब्राइन के नाम से भी जानते हैं। और जब इस ब्राइन का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तब वहाँ से दो गैसेस रिलीज होती हैं, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। और ये दोनों गैसों के अलावा एक अल्कली भी रिलीज होता है, बनता है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्कली क्लोर अल्कली प्रोसेस। चलिए मैंने क्या बोला कि जैसे ही इस NaCl में इसका एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग ब्राइन के नाम से भी जानते हैं, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे ही हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं। और ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2024 में असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया था कि ब्राइन किसे कहते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। तो क्या होता है कि जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसमें हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन होने लगता है। डिकम्पोजिशन कहने का मतलब है कि जब हम लोग NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं, या इसी को कह देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं, तब कहीं ना कहीं जो है सो डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। और ये जो डिकम्पोजिशन जैसे ही स्टार्ट होगा तब कहीं जाकर के एक अल्कली बनता है। मीन्स हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जैसे ही हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं तो डिकम्पोजिशन होने के साथ ही यहाँ पर
दो चीज़ें होती हैं, दो घटनाएं होती हैं। क्या? तो फॉर्म होता है क्या? एक अल्कली, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। साथ ही साथ रिलीज होते हैं गैसेस, दो गैसेस रिलीज होते हैं। दो गैसेस कौन कौन से? तो एक तो गैस हो जाता है क्लोरीन और एक गैस हो जाता है हाइड्रोजन। ये जो क्लोरीन गैस है यह एक्चुअली एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस है ये कैथोड पे रिलीज होता है। अब इस प्रोसेस में हम लोग क्या देखें कि इसमें एक अल्कली भी बन रहा है और क्लोरीन गैस भी रिलीज हो रहा है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को मीन्स डिकम्पोजिशन से लेकर के एक अल्कली बनने तक और क्लोरीन गैस रिलीज होने तक, इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसका क्या नाम दे दिया जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ऐसा क्यों? तो इसमें चूंकि एक अल्कली भी बनता है और क्लोरीन गैस भी रिलीज होता है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या किसे कहते हैं? तो जब हम लोग साधारण नमक को एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं या बनाते हैं साधारण नमक का एक्वस सॉल्यूशन, और उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो डिकम्पोजिशन होता है। और ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है इसमें एक्चुअली दो चीज़ें हो रही हैं। फॉर्मेशन हो रहा है एक अल्कली का और रिलीज हो रहे हैं कुछ गैसेस, जैसे कि एनोड पे आप देख सकते हैं क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो चूंकि इसमें क्लोरीन गैस भी रिलीज हो रहा है और अल्कली भी फॉर्म हो रहा है, यही वजह है कि इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। मीन्स हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही जब हम लोग NaCl में वाटर, NaCl को जब वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं, मीन्स इसी को ब्राइन कहा जाता है, तब क्या क्या रिलीज होते हैं या क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, तो ये हो गया बैलेंस। यहाँ पे एक वर्ड, ये जो अल्कली वर्ड है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हम लोग जब स्टार्टिंग में इस चैप्टर का देखे थे कि जितने भी बेस होते हैं, जितने भी बेसेस हैं, मीन्स जिससे OH माइनस आयन रिलीज होता है, तो उसी में से एक स्पेशल टाइप के बेसेस भी होते हैं जो एक्चुअली वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और इसी सॉल्यूबल बेसेस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अल्कली के नाम से जानते हैं, सॉल्यूबल। मीन्स वैसे बेस जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और ये सॉल्यूबल नहीं होते, तो वैसे बेस जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं उसे ही हम लोग अल्कली कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में एक अल्कली के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कॉमनली कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो ये बनता है, क्लोरीन गैस रिलीज होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इस तरह से पहला प्रोडक्ट जो हम लोगों ने बनाया बाय यूजिंग NaCl एज ए रॉ मटेरियल, वह था कास्टिक सोडा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसी साधारण नमक का जब हाइड्रोलिसिस किया गया था तो क्लोरीन गैस रिलीज होता है, और जब इसी क्लोरीन गैस को हम लोग वापस से रिएक्शन करवाएंगे सेलेक्ट लाइम से, ये क्लोरीन गैस को वापस से जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे सेलेक्ट लाइम से, तब जाके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। तो आइए देखते हैं उसका भी क्या सिचुएशन बनता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही हम लोग इस NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं या इसका जब हम लोग ब्राइन यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि इस ब्राइन का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस जब हम लोग करते हैं तब हम लोगों ने देखा था एक गैस प्रोड्यूस होता है। कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? तो एक गैस प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग क्लोरीन गैस के नाम से जानते हैं, और इसी क्लोरीन गैस का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? तो इसी क्लोरीन गैस को जो है सो हम लोग रिएक्शन करवा देंगे फिर से। ठीक है ना?
तो ये जो क्लोरीन गैस है इसका जब हम लोग एक्चुअली में रिएक्शन करवा देंगे सिलेक्ट लाइम से, सिलेक्ट लाइम बोले या फिर आप कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, सिलेक्ट लाइम बोले या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले। तो Cl2 का जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग सिलेक्ट लाइम से या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तब क्या होता है, तो CaOCl2 बनता है, जिसे हम लोग कॉमनली ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर बना, इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग जो है सो अलग अलग से इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का अगर हम लोग थोड़ा सा यूज़ देखें तो पहला तो है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो जाता है साफ़ सफाई करने के लिए, या फिर जो पेपर इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा अगर हम लोग इसका यूज़ देखें तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है सो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी यह काम करता है। साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर का एक और यूज़ देखें तो ये वाटर को जो है सो प्यूरिफाई करने का काम करता है, मीन्स वाटर का प्यूरिफिकेशन का काम करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद वहाँ से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है। एनोड पर हम लोगों ने देखा था कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता था, तो इसी क्लोरीन गैस का हम लोग यूज़ करेंगे और आगे इसको रिएक्ट करवा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको हम लोग सेलेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करेगा तब कहीं जाके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूजेस क्या है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, या फिर पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, और वाटर प्योरिफिकेशन के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स हम लोगों ने क्या देखा कि OH2 को जब रिएक्ट करवाया गया क्लोरीन से तब जाकर के बना ब्लीचिंग पाउडर प्लस में H2O। तो ये जो कॉमन रिएक्शन है वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसी NaCl का यूज़ करके हम लोग कैसे खाने का सोडा भी बनाते हैं। चलिए देखते हैं ये NaCl का जब हम लोग ब्राइन लेते हैं और इसी ब्राइन को हम लोग रिएक्शन करवा देंगे, इसी ब्राइन का हम लोग अगर रिएक्शन करवा देते हैं किससे, तो अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब इससे रिएक्ट करवाते हैं तब हम लोगों को क्या नज़र आता है, तो NH4 तब अपने को नज़र आता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। मीन्स ब्राइन का जब रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, तब हम लोगों को नज़र आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वह एक माइल्ड बेस है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये एक माइल्ड बेस है, जिसका यूज़ हम लोग एज ए एंटासिड करते हैं, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का यूज़ हम लोग किस तौर पे करते हैं, तो एंटासिड के रूप में या फिर फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ध्यान रखना है, इसका एक और यूज़ हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसी का हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो ये जो बेकिंग पाउडर हम लोग कह रहे हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं अलग अलग तरह के पकवान बनाने में, तो बेकिंग पाउडर को अगर हम लोग को बनाना होता है तो भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को
बेकिंग पाउडर एक्चुअली मिक्सचर होता है किसका किसका, तो दो चीज़ों का, एक तो हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक हो जाता है टार्ट्रिक एसिड का, टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इसको टार्ट्रिक एसिड के साथ हम लोग मिक्स करते हैं या मिला देते हैं, तब कहीं जा कर के बेकिंग पाउडर बनता है। और ये टार्ट्रिक एसिड कहाँ किस में पाया जाता है, तो बहुत सारा प्रोडक्ट में, प्लांट प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे कि इमली में पाया जाता है या अंगूर में पाया जाता है, टर्मरिंड में पाया जाता है, या फिर अंगूर ग्रेप्स में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों में हम लोगों को टार्ट्रिक एसिड देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग NaCl को क्या देखें, जब इसका ब्राइन का यूज़ किया जाता है, मीन्स NaCl का जब एक्वस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं हम लोग, जब उसका रिएक्शन करवा देते हैं NH4 और कार्बन डाइऑक्साइड से, तब हम लोगों को यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ हम लोग करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर और एंटासिड के रूप में। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था कि एंटासिड के रूप में एक और भी चीज़ यूज़ करते हैं, जिसे हम लोगों ने कहा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मीन्स MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका pH वैल्यू कितना था, तो 10, इसका pH वैल्यू 10 था। तो एंटासिड के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज़ करते हैं और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। एक और यूज़ है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर एक्चुअली मिक्सचर होता है इसका, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और टार्ट्रिक एसिड का। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है, तब कहीं जा कर के एक मिक्सचर तैयार होता है। अगर इसका हम लोग रिएक्शन देखें तो नज़र आएगा कि जब हम लोग ब्राइन लेते हैं, ब्राइन मीन्स NaCl प्लस में H2O, ये हो गया ब्राइन। जब इसको रिएक्ट करवा रहे हैं NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से, तब हम लोगों के लिए रेडी हो जा रहा है NaHCO3। NaHCO3 के साथ साथ प्लस NH4Cl। ध्यान रखना, ये रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं, NaCl का रॉ मटेरियल के तौर पे कैसे यूज़ होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो NaCl है, NaCl का जब एक्वस सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग ब्राइन कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl नोन एज ब्राइन, तो इसी ब्राइन से हम लोगों ने बेकिंग सोडा बनाया था। बेकिंग सोडा बनाया था मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर हम लोग इस बेकिंग सोडा को गर्म कर देते हैं, हीट करते हैं, तो ऑन हीटिंग क्या होता है, तो हम लोगों को यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है, जब ये सोडियम कार्बोनेट मिल गया, तो इसी सोडियम कार्बोनेट को हम लोग लेंगे वापस से और क्या करेंगे, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसी को हम लोग वापस से रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट में रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तब जाकर के बन जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा विथ फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3
डॉट 10H2O। तो ये जो 10H2O है, इसी वजह से ये जो 10H2O है, इसी 10H2O की वजह से आप महसूस करेंगे जब भी आप कोई सर्फ लेने जाएंगे, वॉशिंग सोडा मीन्स जो कपड़ा धोने का जो सोडा होता है वो, तो जब आप लेंगे तो उसके पैकेट जो है वो कुछ ठंडा महसूस होता है, तो वो इसी वजह से ठंडा महसूस होता है। और इसका यूज़ क्या होता है, तो ये जो वॉशिंग सोडा है इसका एक्चुअली हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस जो होता है, वाटर का परमानेंट हार्डनेस, उसको हम लोग हटाने के लिए, वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है इसको ख़त्म करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, तो वॉशिंग सोडा का। तो इस तरह से हम लोगों ने NaCl का कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया। तो अब तक सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि कास्टिक सोडा बनाने के लिए, फिर देखा था हम लोगों ने वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, फिर बेकिंग सोडा बनाने के लिए और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है कि हम लोग जैसे कभी कोई खेलते के समय या खेलने के दौरान हाथ पैर में जब क्रैक आ जाता है या मोच आ जाता है, तो एक क्या होता है ना कि डॉक्टर जो है सो पट्टी लगा देते हैं जिसमें वो POP का यूज़ करते हैं, मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे एक जिप्सम नाम का सब्सटेंस होता है, और ये जो जिप्सम नाम का सब्सटेंस है मीन्स कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। तो ये जो है, ये जिप्सम नाम का जो कंपोनेंट है, इस जिप्सम नाम के कंपोनेंट को जब हीट किया जाता है, जब गर्म करते हैं हम लोग ऑन हीटिंग, तो क्या होता है, इससे वाटर की बूंदें जो हैं वह गायब हो जाती हैं और हाफ H2O बचती है। तो ये जो चीज़ है, ये हम लोग इसी को POP के नाम से जानते हैं, मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्या करना होता है हम लोगों को कि जो जिप्सम है, इस जिप्सम को हम लोगों को गर्म कर देना होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट, और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट में चेंज हो जाता है, और इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो चैप्टर था इस तरह से कंप्लीट होता है, और इसमें बहुत से कंपोनेंट थे, बहुत सारा रिएक्शन था, और रिएक्शन को लेकर के हम लोग फिर कभी एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा रिएक्शन को एक साथ देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, एसिड बेस एंड सॉल्ट से, वो भी हम लोग शॉर्ट आउट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका हेल्प हो सके एग्जामिनेशन में टू गेट मोर एंड मैक्सिमम मार्क्स। तो इसी के साथ हम लोग रुकेंगे यहीं पे। थैंक यू।